And the budget allocated for 22-23 for new lines to the Southern Railways is only 59 crores. 59 crores to the Southern Railways, and the Northern Railways is 13,200 crores. एक साल पहले हुए इस सेशन में कनिमोझी के दिए इस बयान ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है, जहां डीएमके पार्टी की एक नेता ने ये बयान दिया। लेकिन क्या ये सही है? अगर हम स्टैट्स की बात करें तो क्या वाकई में सेंटर नॉर्थ और साउथ के साथ डिफरेंस करता है? For every 1 rupee of tax contributed by Uttar Pradesh, that state receives 1 rupee 79 paise back from central taxes. For every 1 rupee of tax contributed by Karnataka, that state receives 47 paise back. हेलो एवरीवन, दीपाली दिस साइड, और आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। इस नॉर्थ और साउथ की लड़ाई को समझने के लिए सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं टैक्स का। अगर हम टैक्स की बात करें तो इंडिया के हर स्टेट को सेंटर को कुछ अमाउंट देना पड़ता है, जिसके रिटर्न में उन्हें वापस कुछ अमाउंट मिलता है। जैसे मान लीजिए राजस्थान ने सेंटर को 100 रुपए दिए और उसके रिटर्न में उसे 900 रुपए मिले, लेकिन ये आंकड़ा साउथ के साथ नहीं है। काफी केसेस में साउथ को सिर्फ 30 रुपए का रिटर्न मिला है, और देखा जाए तो ये आंकड़ा काफी पार्शियल है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने देखा, कनिमोझी एक आंकड़े की बात कर रही हैं। वो बात कर रही हैं बजट डिफरेंस बिटवीन सदर्न एंड नॉर्दर्न रेलवे, जहां सदर्न रेलवे को एज अ बजट 59 करोड़ रुपीस मिलते हैं। वहीं अगर हम नॉर्दर्न रेलवे की बात करें तो उन्हें 13,200 करोड़ रुपीस मिलते हैं। हो सकता है ये आंकड़ा अब बदल गया हो, क्योंकि ये बयान एक साल पहले दिया गया था। लेकिन न सिर्फ बजट बल्कि काफी और चीजें भी हैं जिसमें साउथ और नॉर्थ में डिफरेंस किया गया है। जैसे अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोकसभा सीट्स की, किस स्टेट को पार्लियामेंट में कितनी सीटें मिलेंगी, ये डिसाइड होता है 1971 के पॉपुलेशन स्टैट से। अगर हम लेटेस्ट पॉपुलेशन स्टैट देखें जो कि 2011 में हुआ था, तो सदर्न स्टेट्स के लिए काफी नुकसान होगा। इसीलिए हम कंसिडर करते हैं 1971 के पॉपुलेशन स्टैट को। अगर हम आज की बात करें तो तमिलनाडु में सिर्फ और सिर्फ 39 सीट्स ही हैं जो कि पार्लियामेंट में रिजर्व्ड हैं। इस मुद्दे पर साउथ के काफी पॉलिटिशियंस ने आवाज भी उठाई, लेकिन बदलाव की कोई भी किरण देखने को नहीं मिली। देखा जाए तो सिर्फ लोकसभा सीट्स ही नहीं बल्कि कोकोनट ऑयल में भी डिफरेंस किया गया है। जैसे ही गवर्नमेंट ने ये नोटिस लागू किया कि जीएसटी अब कोकोनट ऑयल पे भी लगेगा, और वो भी 18%, वैसे ही काफी साउथ के पॉलिटिशियंस भड़क उठे, क्योंकि कोकोनट ऑयल का प्रोडक्शन न सिर्फ साउथ में होता है बल्कि कंज्यूम भी वहीं सबसे ज्यादा किया जाता है, और उनके लिए इस पर जीएसटी लगना काफी अनफेयर हो सकता है, क्योंकि वहां गरीब हो चाहे अमीर सभी कोकोनट ऑयल का बराबर कंजम्पशन करते हैं। तो ये वहां की पॉवर्टी लाइन के लिए काफी डिफिकल्ट हो सकता है। ऐसे ही काफी सारे अलग अलग चीजें हैं जो कि साउथ के साथ अभी हो रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि ऐसा आखिर होता क्यों है, तो उनमें से काफी सारे रीजन सामने आए हैं, जिसमें सबसे पहला है हिस्टोरिकल फैक्टर्स। दिल्ली इन नॉर्थ इंडिया हैज बीन सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सेंटर फॉर सेंचुरीज, जिसके चलते वहां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दी साउथ। दूसरा कारण है डेमोग्राफिक्स एंड पॉपुलेशन। नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा होना भी एक वजह है। स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड बिहार आर वेरी पॉपुलस, और उनका यही पॉलिटिकल और पॉपुलेशन वेट सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। वहीं तीसरा सबसे बड़ा कारण है कल्चरल डाइवर्सिटी। इसी कारण के पीछे छुपके काफी अलग अलग चेंजेस किए जाते हैं। India is a diverse country. It is diverse in the terms of languages, culture and traditions. और कभी-कभी यही cultural और linguistic diversity लोगों की सोच को influence कर सकती है, जिससे policies और decisions भी influence हो जाते हैं। अब आप ही बताइए, हो रहे इस discrimination को हम कैसे logically justify कर सकते हैं? क्या इस north और south की लड़ाई का कोई end है? For more such informative videos, subscribe to our channel and do let us know your views in the comments below.